नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, कल मैंने यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर कराया था, शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार विषय का। तो दोस्तों, टेक्निकल इशू की वजह से उसमें ओनली 28 क्वेश्चन हो पाए थे, तो अभी 12 क्वेश्चन बाकी हैं। तो वो मैं आप लोगों को आज करा दूँगा पूरे। इसके बाद 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर कराऊँगा। तो इसके 12 क्वेश्चन बाकी हैं, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए, 29 नंबर क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। शैक्षिक मापन किसे कहते हैं। दोस्तों, शैक्षिक मापन व मूल्यांकन द्वारा बालक की शैक्षिक उपलब्धि, योग्यता, उसकी रुचि, अभिरुचि आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण का अर्थ बताइए। तो परीक्षण का अर्थ होगा दोस्तों, परीक्षण वह मानकीकृत परिस्थिति है जिससे व्यक्ति का प्रतिदर्श व्यवहार निर्धारित होता है। अर्थात जब हम परीक्षण का प्रयोग करते हैं तब हम इस बात का निश्चय करना चाहते हैं कि एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति ने क्या सीखा है। तो चलिए हम इसको आसान भाषा में समझा दे रहे हैं आपको। तो दोस्तों, परीक्षण से आप सरल भाषा में समझ सकते हैं कि जैसे परीक्षण का मतलब है कि किसी वस्तु, व्यक्ति, ज्ञान या कार्य को जांचना, परखना या उसका मूल्यांकन करना। ठीक है। और इससे हमें यह भी पता चलता है कि ये वस्तु, ये कार्य के लिए सही है या नहीं, या इसमें कितनी क्वालिटी है, किसमें कितनी गुणवत्ता है, इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे मान ली विद्यार्थी का परीक्षण करना है, तो उस क्या होगा कि उसको उसके पास कितना नॉलेज है और उसकी क्या योग्यता है, इस प्रकार से या एग्ज़ाम द्वारा ये सारी चीज़ें उसका परीक्षण किया जाता है विद्यार्थी का। और यदि मान लीजिए सोने का परीक्षण करना है, तो वो देखना है कि असली है, नकली है। और जैसे मान लीजिए कोई टेबलेट या दवा लेने जा रहे हैं, तो आप उसमें देखें कि एक्सपायरी डेट है कि नहीं है, उसके अंदर है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें परीक्षण के अंतर्गत आती हैं। तो ये आप आसान भाषा में ऐसे ही लिख सकते हो बनाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 नंबर, मूल्यांकन, मूल निर्धारण, मूल निर्धारण और मापन के आपस में संबंध की व्याख्या कीजिए। मतलब मूल्यांकन, मूल निर्धारण और मापन की आपस में क्या संबंध है, इसकी व्याख्या करनी है आपको। तो इसमें है दोस्तों, मूल्यांकन, मूल निर्धारण और मापन के संबंध के समझने के लिए सर्वप्रथम मापन को समझना आवश्यक है। मतलब मूल्यांकन और मूल निर्धारण के पहले आपको मापन को समझना आवश्यक है। मापन में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण अथवा विशेषता का गुणात्मक एवं मात्रात्मक वर्णन किया जाता है। ठीक। और मूल निर्धारण किसी संदर्भ विशेष में निर्धारित प्रक्रिया से उत्पन्न गुण अथवा विशेषता का मापन है, जबकि मूल निर्धारण के साथ ही प्राप्त परिणाम के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया में संशोधन एवं परिवर्तन की दृष्टि भी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 नंबर। दोस्तों, मूल्यांकन, 32 नंबर क्वेश्चन है, मूल्यांकन के विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं। एक शिक्षक को मूल्यांकन के विभिन्न पक्षों ज्ञान होने से क्या लाभ है। मतलब मूल्यांकन, यदि शिक्षक को मूल्यांकन का सही ज्ञान है तो उसके क्या क्या लाभ हैं स्टूडेंट के लिए। तो चलिए समझते हैं। मूल्यांकन के प्रमुख पक्ष निम्नलिखित हैं। पहला, संज्ञानात्मक पक्ष। तो संज्ञानात्मक पक्ष होता है, यह प्रणाली सरल से जटिल तथा मूर्त से अमूर्त ज्ञानात्मक क्रियाओं को 6 वर्गों में विभाजित करती है। तो दोस्तों, संज्ञानात्मक पक्ष भी मैंने बताया आप लोगों को, देख लीजिए इसमें। संज्ञानात्मक पक्ष सरल से जटिल तथा मूर्त से अमूर्त। ठीक। और यह 6 भागों में विभाजित किया गया है। तो वो 6 भाग कौन कौन से हैं। पहला है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा है प्रयोग, चौथा है विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण, छठवां है मूल्यांकन। तो संज्ञानात्मक पक्ष क्या है, चलो इसको मैं आप लोगों को सरल भाषा में समझा दे रहा हूँ।
तो दोस्तों संज्ञानात्मक पक्ष होता है कि इसका अर्थ अगर आप समझेंगे तो होता है कि इसका संज्ञानात्मक पक्ष का जो संबंध होता है वो हमारे ज्ञान, सोचने समझने, याद रखने और समस्याओं को हल करने की क्षमता से होता है, ठीक है। और यह हमारे मस्तिष्क की वे क्रियाएं हैं जिनसे हम नई बात सीखते हैं और पुरानी बातें जो याद करने लायक होती हैं वो याद करते हैं या याद रखते हैं, ठीक। तो मान लीजिए जब कोई बच्चा पढ़ाई करता है या सवालों को जवाब देता है या गणित की समस्या हल करता है या कोई कविता याद करता है या किसी इंसिडेंट या घटना पर विचार करता है, तो ये सब उसकी क्या है, संज्ञानात्मक क्षमता को दिखाते हैं। तो इस ऐसे आप लोग आसानी से सरल भाषा में लिख सकते हो, ठीक है। तो सीधा साधा मतलब हुआ कि संज्ञानात्मक पक्ष का मतलब हुआ सीधा साधा कि मनुष्य के मस्तिष्क की वे क्रियाएं जो सीखने, सोचने और समझने से जुड़ी होती हैं, उसको संज्ञानात्मक पक्ष कहा जाता है, ठीक। अब चलते हैं भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण जो किया था वो क्राथवल, ब्लूम तथा मसिया ने 1964 में किया था। जो भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया दोस्तों वो क्राथवल और ब्लूम और तथा मासिया ने 1964 में किया था। इसमें वे सभी शैक्षिक उद्देश्य निहित होते हैं जिनका संबंध बालक की रुचि, अभिरुचि तथा संवेगों से है। तो दोस्तों भावात्मक पक्ष का अर्थ यदि हम समझेंगे आसानी से, आसान भाषा में, तो उसका अर्थ होगा कि भावात्मक पक्ष का संबंध जो है हमारे मन, भावनाओं, रुचियों यानी इंटरेस्ट, दृष्टिकोण और मूल्यों से होता है। तो ये इस बात को भी दर्शाता है कि किसी व्यक्ति का किसी विषय, कार्य या परिस्थिति के प्रति भावात्मक रुझान कैसा है, ठीक है। मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ाई में रुचि दिखाता है या शिक्षा के प्रति आदर रखता है या अनादर रखता है या किसी विषय को ज़्यादा पसंद करता है या कम पसंद करता है या देशभक्ति महसूस करता है 15 अगस्त, 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, या ईमानदारी अपनाता है, तो ये सब उसके भावात्मक पक्षों को दर्शाता है। कौशलात्मक पक्ष दोस्तों, कौशलात्मक पक्ष होता है कि इस क्षेत्र को टेक्सोनॉम में शारीरिक एवं क्रियात्मक कौशलों पर बल दिया गया है। इस क्षेत्र की टैक्सोनॉमी अभी ज़्यादा विकसित नहीं हुई है। एक शिक्षक के लिए मूल्यांकन अथवा मापन अति महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से शिक्षक पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, पाठ्य योजना तथा मूल्यांकन के विभिन्न पक्षों का प्रयोग करने से शैक्षिक प्रणाली समय के साथ परिवर्तन लाते हैं। तो चलो इसको हम बता दे रहे हैं कौशलात्मक पक्ष, जिसे आप लिख सको आसानी से। दोस्तों कौशलात्मक पक्ष को हम समझ सकते हैं आसान भाषा में कि कौशलात्मक पक्ष का संबंध हमारे शारीरिक क्रियाओं, अभ्यास या किसी काम को हाथों या शरीर से या पैरों से या सही तरीके से करने की क्षमता से होता है। तो यह बताता है कि हम जो ज्ञान और भावना रखते हैं उसे व्यवहारिक रूप से किसी कार्य को कितनी कुशलता से कर पाते हैं। आसान भाषा में कि मान लीजिए कोई बच्चा साफ़ सुथरी लिखावट में लिखता है या बहुत ही गंदा लिखता है या चित्र बनाता है, खेलों में भाग लेता है, प्रयोगशाला में प्रयोग करता है, नृत्य करता है या मशीन चलाता है, तो यह सब उसके कौशलात्मक पक्षों को दर्शाता है। मान लीजिए किसी की राइटिंग अच्छी बन रही है और किसी की ख़राब बन रही है, तो जो अच्छा लिखता है या साफ़ सुथरी लिखावट होती है तो वो कौशलात्मक पक्ष में आ जाएगी, और यदि बुरा लिख रहा है तो उसको सुधार कराए टीचर। तो ये सारी चीज़ें कौशलात्मक पक्ष में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। निबंधात्मक तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षण के अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो निबंधात्मक एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षण में अंतर प्रयोग किए जाने वाले प्रश्न निबंधात्मक एवं वस्तुनिष्ठ के संदर्भ में होता है, जहां निबंधात्मक प्रश्न में उत्तरदाता को उत्तर की स्वतः रचना करने और अपने शब्दों में उत्तर देने का अवसर रहता है, जबकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में उत्तरदाता को दिए गए प्रश्न के उत्तर के विकल्पों से अपने उत्तर का चयन करना होता है। निबंधात्मक प्रश्नों की रचना सरल होती है और इसमें अंकन व्यक्तिनिष्ठ होता है, तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की रचना कठिन होती है किंतु इसमें अंकन वस्तुनिष्ठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं क्या हैं? प्रश्न पूछते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? कुछ क्वेश्चन को, कुछ शब्दों को दोस्तों मैं समझा दे रहा हूँ, और बाकी जैसे कुछ भी ना समझ में आया आपको तो आप लोग कमेंट कर दीजिए कि ये प्रश्न या ये क्वेश्चन नंबर नहीं आ रहा है सर, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे सरल भाषा में करके। तो चलिए 34 नंबर करते हैं। तो एक अच्छा प्रश्न प्रासंगिक होता है तथा एक अच्छा प्रश्न बिना किसी अस्पष्टता के स्पष्ट, इसका मतलब हुआ कि उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होती है, स्पष्ट होना चाहिए ताकि विद्यार्थी को आसानी से समझ में आ सके। देखिए, आसानी से समझने योग्य, संक्षिप्त, उद्देश्यपूर्ण तथा एकल आयामी होना चाहिए तथा प्रश्न पूछते समय हमें शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। इसलिए प्रश्न पूछते समय न केवल सतर्क रहें अपितु समान शिष्टाचार, व्यवहार, कुशलता व अवसरानुकूलता का भी ध्यान रखना चाहिए। मतलब अवसरवादी भी होना चाहिए कि किस समय कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्रियात्मक शोध के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जो तत्कालिक समस्या समाधान के उद्देश्य से घटना स्थल पर वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है, जिसके आधार पर क्रियाओं या तत्कालिक समस्याओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करती हैं। ये क्रियात्मक शोध के महत्व, तो क्रियात्मक शोध के महत्व ये निम्नलिखित हैं। पहला है कि विद्यालय की कार्य प्रणाली में वांछित सुधार करना, विद्यालय में व्याप्त यांत्रिकता एवं रूढ़िवादिता के वातावरण को समाप्त करना, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, प्रबंधकों एवं निरीक्षकों से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक, और विद्यार्थियों के सर्वमुखी विकास के लिए विद्यालय की क्रियाओं का प्रभावकारी आयोजन। और क्या, पांचवा, शिक्षकों में आपसी सहयोग बढ़ाने एवं सहानुभूति कार्य करने की भावना विकसित करने में सहायक होना चाहिए। 36 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 36 नंबर क्वेश्चन है कि क्रियात्मक शोध के विभिन्न चरण लिखिए। तो क्रियात्मक शोध के चरण निम्नलिखित हैं। इसमें क्या है, पहला समस्या का समाधान, मतलब समस्या का चयन, या समस्या का मतलब पहले आपको क्या करना है, समस्या का चयन करना है। किसी भी अनुसंधान का सबसे पहला सोपान यह समस्या होती है जिसके संबंध में अनुसंधान किया जाना है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि पहले समस्या का चयन करना कि क्या प्रॉब्लम है, इसके बाद समस्या का समाधान होगा। तो पहला हो गया समस्या का चयन। तो 37 नंबर क्वेश्चन है कि क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों की व्याख्या कीजिए। तो क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त होने वाले उपकरण निम्नलिखित हैं, जैसे कि प्रोफार्मा हो गया, तुम्हारा प्रश्नावली हो गई, प्रश्नोत्तर हो गया, अवलोकन हो गया, निरीक्षण आदि। तो इसमें से कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें विद्यार्थी को लिखित रूप से व्यवहारिक ढंग से कार्य करते हुए संपन्न कराना होता है। यानी कि विद्यार्थी को लिखित रूप से व्यवहारिक ढंग से कार्य करते हुए संपन्न कराना होता है, ठीक। जहाँ शिक्षक के कथन, निर्देश, अवलोकन तथा निरीक्षण आदि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाचार की शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यकता एवं महत्व बताइए। तो नवाचार के द्वारा ही छात्रों में सकारात्मक विकास होता है और उसके साथ में ही नैतिक मूल्यों एवं आदर्शों का विकास होता है, ठीक। अतः भारतीय परिप्रेक्ष्य एवं विश्व परिप्रेक्ष्य से शिक्षा में नवाचार एवं नूतन आयामों की आवश्यकता निम्नलिखित है। चलिए उसको समझते हैं। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए तीव्र आर्थिक विकास हेतु वैज्ञानिक एवं तकनीक प्रगति के अनुरूप शिक्षा प्रणाली, जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति, मानव संसाधन का विकास करने हेतु नवाचार का महत्व। तो नवाचार का महत्व हो जाएगा दोस्तों कि पहला, मूल्य शिक्षा के क्षरण को रोकने के लिए, दूसरा, सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाना, तीसरा, परिवर्तन के अनुसार शिक्षा प्रणाली, चौथा, अनेक समस्याओं का समाधान, पांचवां, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता, छठवां, ज्ञान का स्थायित्व, सातवां, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति, आठवां, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु। तो चलिए मैं इसको आपको अपनी लैंग्वेज में
नवाचार की शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यकता है महत्व को विस्तार से बता दे रहा हूँ, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिए एक एक शब्दों को। तो चलिए दोस्तों, शिक्षा में नवाचार की आवश्यकता क्यों है? नीड ऑफ इनोवेशन इन एजुकेशन। तो इसमें क्या है दोस्तों, जो परंपरागत शिक्षा की सीमाएं चली आ रही हैं तो उनको बदलना, नवाचार से मतलब ये हुआ, मतलब केवल रटने और परीक्षा पास करने तक ही शिक्षा सीमित नहीं होनी चाहिए, है ना। तो उसमें क्या बच्चों की क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता और कौशल का विकास भी किया जाना है। तो इसलिए नवाचार की आवश्यकता होती है। और क्या कि समय के हिसाब से बदलती हैं चीज़ें, मांगें बदलती हैं। जैसे आज के दौर में तकनीकी, रोजगार, स्मार्ट क्लासेज, समाज की आवश्यकताएं लगातार क्या कि बदल रही हैं, जिनके नई नई शिक्षण पद्धतियों की ज़रूरत है, ठीक है। और क्या कि सभी जो विद्यार्थियों की क्षमता और इंटरेस्ट और जो सीखने की उनकी शैली होती है वो सबकी अलग अलग होती है ना। तो नवाचार से क्या है कि इनोवेशन से कि मतलब नवाचार से हर बच्चे के अनुसार पढ़ाना संभव होता है, ठीक है, क्लास में। तो ये सारी चीज़ें नवाचार में आवश्यक, इसीलिए शिक्षा में नवाचार की आवश्यकता पड़ती है। और जैसे कि नई नई शिक्षण तकनीकें आ गई, अब तो मान लीजिए स्मार्ट क्लासेज हो गए, प्रोजेक्ट बेस्ड हो गया, लर्निंग क्लासें हो गई, तो उस हिसाब से क्या स्टूडेंट कुछ ज़्यादा सीखता है। तो इसीलिए शिक्षा में नवाचार की आवश्यकता होती रहती है, वो करना भी चाहिए। हालांकि अभी अपना इंडिया बहुत ही पिछड़ा है इन सब चीज़ों में, फिर भी बहुत सुधार तेज़ी से हो रहा है। यदि आप तुलना करेंगे कि चीन के बच्चों से, जापान के बच्चों से, तो वहाँ के जो स्कूल वगैरह होंगे तो आप लोग देख सकते हो कि अपने यहाँ क्या हालत है। तो यदि पूछा जाए कि शिक्षा में नवाचार का क्या महत्व है, ठीक है, आवश्यकताएं तो मैंने बता दी, अब महत्व मान लीजिए। तो महत्व तो इसलिए है कि मान लीजिए बच्चा क्या है कि उसे नए विचार सोचता है और समस्याओं के समाधान निकालने लगता है, ठीक है। नवाचार यदि विद्यालय में करवाया जा रहा है या नई नई चीज़ें करवाई जा रही हैं तो उससे क्या है सृजनात्मकता और मौलिक सोच का विकास होता है स्टूडेंट का, ठीक है। और क्या कि सीखने की गुणवत्ता में सुधार होता है। जैसे कि बच्चे केवल जानकारी याद नहीं करते बल्कि उससे समझकर व्यवहार में लाते हैं, ठीक है। और जीवन उपयोगी कौशल का विकास होता है। जैसे नवाचार से संचार कौशल, टीम वर्क, समस्या समाधान और नेतृत्व जैसी क्षमताएं विकसित होती हैं उसके अंदर। और तकनीकी का बेहतर उपयोग, जैसे कि ई लर्निंग, डिजिटल टूल्स और आधुनिक साधनों से शिक्षा अधिक प्रभावी और रोचक बनती है। और समग्र विकास होता है, जैसे बच्चों के संज्ञानात्मक विकास यानी ज्ञान का विकास, भावात्मक विकास, अवकाशलात्मक विकास, ये सारी चीज़ों का विकास होता है। तो शिक्षा में नवाचार की आवश्यकता इसलिए भी है कि ताकि विद्यार्थी केवल किताबों तक न सीमित रहें, है ना, बल्कि वे सोचने, समझने और नया करने की क्षमता विकसित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाचार के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों द्वारा गणित की शिक्षा, भाषा की शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े और विकलांग बच्चों की शिक्षा आदि क्षेत्र हैं। अवलोकन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो अवलोकन को आंकड़ा संग्रह की एक प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जाता है। जैसे इसमें इकाई, घटना, धारणा तथा व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप में देखा जाता है। यानी कि काम पर कर्मचारियों एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, बच्चों तथा कुछ समुदाय संबंधी लोगों आदि का निरीक्षण करना अवलोकन की श्रेणी में आता है। तो अवलोकन का मतलब वह सीधा साधा दोस्तों की अवलोकन किसी वस्तु, घटना, व्यक्ति या परिस्थिति को ध्यान से देखना, है ना, समझना और उसकी जानकारी इकट्ठा करना, यह अवलोकन के अंतर्गत आता है। मान लीजिए कि जैसे एक शिक्षक कक्षा में बच्चों के व्यवहार जो पढ़ रहा है, मान लीजिए व्यवहार को देखकर यह अनुमान लगा लेता है या अवलोकन कर लेता है कि कौन ध्यान से पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है ना। और जैसे आप डॉक्टर को, बीमार है, आप डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर क्या है कि मरीज की चाल ढाल, चेहरे और बोलने के तरीक़े को देखकर उसकी स्थिति का अंदाज़ा लगा लेता है काफ़ी हद तक। तो यह भी एक अवलोकन ही है। तो
ये रही दोस्तों 40 क्वेश्चन थे जो कि मैंने करा दिए हैं सारे। तो 2017 के जो शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार सब्जेक्ट था वो पूरा हुआ। अब 2018 का कराएंगे इसके बाद। तो 2016 से 2024 के बीच जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं सारे सब्जेक्ट के मैं कराऊंगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।